जय हिंद, नमस्कार। ग्रोथमोट यूपीएससी के समसामयिक विषयों के ऊपर आधारित इस विशेष कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज की इस चर्चा का हमारा जो विषय है वो रहेगा इंडिया एंड G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। बहुत ही अहम यह समुदाय है, बहुत ही अहम संगठन है। उसका और भारत का परिप्रेक्ष्य हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 से 13 जून 2021 को जो इंग्लैंड में G7 की जो शिखर बैठक होने वाली है उसको लेके प्रधानमंत्री को न्योता दिया है, प्रधानमंत्री को अतिथि बनाने का न्योता दिया है। तो देखना है अब हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे। साथ ही ब्रिटिश पीएम ने ये भी जो है घोषणा की है कि वे इस समिट के पहले भारत का एक दौरा अवश्य करेंगे। साथ ही यहाँ हमें ये भी देखना है कि इस G7 समिट को लेके भारत की क्या अहमियत हो सकती है या भारत के लिए कितना अहम G7 यह ग्रुप हो सकता है। प्लस यह जो विषय है आज का, यह थोड़ा सा गहन विषय है, इसके ऊपर एक समर्पित लेक्चर चाहिए इस पूरे ग्रुप ऑफ 7 को समझने के लिए। मगर हमारा जो कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट का सेगमेंट है उसका मूल उद्देश्य है विहंगावलोकन का, यानी कि ओवरव्यू का। तो इस पूरे संगठन को आज इस उपाख्यान के तहत हम लोग उसको देखेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे, इसका विहंगावलोकन करेंगे कि ये दरअसल है क्या और भारत के लिए क्या मायने रखता है। देखेंगे यह पूरी चर्चा को एक एजेंडा के तहत देखेंगे जो हमने सेट कर रखा है। मगर चर्चा के पहले एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आप सरकारी नौकरियां करना चाहते हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेट, अगर आप अमलदार बनना चाहते हैं, तो यह परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारियां आप शुरू कीजिए और ग्रोथमोट यूपीएससी के द्वारा शुरू कीजिए। आज ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लस हमारा जो प्लेलिस्ट है यूपीएससी, ग्रोथमोट यूपीएससी का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल का, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपकी ऑनलाइन तैयारियों के लिए। प्लस हमारा जो एडिटोरियल एनालिसिस है, जो कि रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के रूप में आपके सामने रखे जाते हैं दिन प्रतिदिन, तो ये भी आपको बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपकी प्रिलिमिनरी का जो पोर्शन है वो तो क्लियर होगा ही होगा, मगर साथ में आपकी मुख्य परीक्षा का जो पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही हमारा हाइपोथेसिस है जिसमें हम लोग स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। फिलहाल हम लोग उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत बात कर रहे हैं, मगर आगे चल के उसमें हम लोग पॉलिटी को जगह देने वाले हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद इंडियन हिस्ट्री आएगी, कल्चर एंड आर्ट आएगा, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न स्टैटिक विषयों पर कि जो हमारे जनरल स्टडीज़ के साथ संबंधी है, उसकी चर्चा हम लोग हाइपोथेसिस के तहत करने वाले हैं। तो आपकी तैयारियों के लिए हमारा चैनल जो है वो एक वन स्टॉप शॉप बन जाएगा आपके लिए और ऑनलाइन तैयारियों में आपकी बहुत ही मदद करेगा। मैं एक बार फिर आपको अपील करता हूँ कि आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो दिए गए जो उपाख्यान है, जो लेक्चर्स होते हैं, उसको आप देखिए, उसको आप पढ़िए, ताकि आपका परफॉर्मेंस परीक्षाओं में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, या यूपीएससी या कोई अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर समर्पित नहीं है। देश के सारी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है उसके लिए यहाँ जो कंटेंट प्रस्तुत होता है वो महत्वपूर्ण है। तो आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से हो, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 1 हो, कोई भी हो, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब आज की चर्चा पर आते हैं, जिसके तहत हमें सबसे प्रथम तो देखना है एजेंडा, कि आज का एजेंडा क्या है। देखिए, ये हमारा एजेंडा है जिसके तहत हम लोग सर्वप्रथम वाई न्यूज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि आज हम लोग इस मुद्दे के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हमें यह भी देखना है कि ये जो ग्रुप ऑफ 7 है, जिसे हम लोग संक्षिप्त में G7 के नाम से जानते हैं, वो दरअसल है क्या, व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज दिस। साथ ही में G7 समिट और उसके फंक्शंस को देखेंगे कि G7 समिट का मूल उद्देश्य क्या होता है, वो उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होते हैं। प्लस हमें भारत और G7 का परिप्रेक्ष्य देखना है और साथ ही में हमें आगे की राह देखनी है कि आगे चलकर क्या हो सकता है। G7 की महत्वता को हमें अगर बनाए रखना है, इसको अगर कायम रखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग इस 5 मुद्दों पर आज की बात करेंगे। तो ये रहा आज का एजेंडा, जिसमें से सर्वप्रथम शुरू करेंगे वाई न्यूज़, जिसकी हिंट मैंने आपको दे दी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को न्योता मिला है अतिथि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और ये जो समिट है वो जून 2021 में 11 से 13 तारीख के बीच में होने वाली है, इंग्लैंड में होने वाली है। इंग्लैंड की जो है कॉर्नवॉल
नामक जगह है जो कि ब्रिटिश द्वारा शासित प्रदेश है, ठीक है, वहाँ होने वाली है। तो ये 2 दिन की समिट के लिए भारत को न्योता मिला है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी यह न्योता दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। ये बात यहाँ नोंदनीय है कि जो 2021 में ये समिट होने वाली है वो 46th समिट रहेगी। 2019 में फ्रांस में 45th समिट हुई थी, जिसमें भी भारत एक अतिथि के रूप में वहाँ उपस्थित हुआ था। हमारे नरेंद्र मोदी ही उपस्थित हुए थे 2019 में फ्रांस में, जब वो 45वां सम्मेलन था। प्रतिवर्ष होता है ये सम्मेलन, 2020 में भी होने वाला था एंड इट वॉज शेड्यूल्ड टू हैपन इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कारणों की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया। तो इसी की वजह से 2020 में ये समिट हो नहीं पाई, ठीक है। तो that's why 46th summit will take place in the year 2021 and it is venued at England, Cornwall। तो यही बात हमें याद रखनी है। साथ ही अतिथि देश में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया भी है और साथ ही में साउथ कोरिया भी है। साथ ही में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के द्वारा भारत के कार्यों की सराहना भी हुई है। आज इस कोरोना महामारी में जो टीकाकरण का प्रोग्राम हो रहा है पूरे विश्व में, विश्व के विभिन्न देशों में, उसमें जो भारत जो प्रयत्न कर रहा है वैक्सीन प्रोडक्शन के, वैक्सीन सप्लाई के, उस प्रयत्न की सराहना बोरिस जॉनसन ने की है और भारत को पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी बताया है। तो ये बहुत ही बड़ा टैग है, बहुत ही बड़ा हमें मान मिला है। साथ ही में अगर देखें तो G7 समूह की बात करें तो G7 में 7 मुख्य देश है जो विकसित देश है, बड़े शक्तिशाली देश है आर्थिक रूप से, जिसमें इटली का समावेशन होता है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, जापान है, ठीक है, और साथ ही में यूरोपियन यूनियन है। तो इन सब समूह में भारत की स्थिति या भारत का स्थान अब धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वो ही एक अपने आप में हमारे लिए सकारात्मक बात है। प्लस भारत को अतिथि बनने का मौका मिला या मौका मिलना, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है भारत के लिए, प्लस भारतीय नागरिकों के लिए, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है कि जहां प्रभावशाली शक्तिशाली राष्ट्र एक टेबल के ऊपर बैठ के भावी नीतियों के निर्माण की बात करते हैं। भावी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए यहाँ चर्चा विचारणा होती है। तो इसमें भारत की हाजिरी वो अपने आप में ही बहुत ही गौरवपूर्ण है। तो ये बात रही वाई न्यूज़ की। अब आगे देखें तो हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा व्हाट इज ग्रुप ऑफ 7, यानी कि G7 समुदाय जो है वो क्या है। तो सबसे प्रथम हमें यही देखना है कि G7 समुदाय एक अनौपचारिक आंतर सरकारी संगठन है, आंतर सरकारी संगठन, यानी कि इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज इनफॉर्मल टू, ठीक है। यह अनौपचारिक है, साथ ही में आंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इट इज बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्लस अगर इसकी स्थापना देखें तो 1975 में यह समुदाय की स्थापना हुई थी। तब मात्र 6 देश थे, तो इसीलिए इसे G6 कहा जाता था, बिकॉज इट वॉज मेड अप ऑफ 6 बिग शॉट नेशंस एट दैट टाइम इन द डिकेड ऑफ 1970s 1980s। तो इसीलिए इसे G6 कहा जाता था। मगर बाद के साल में यानी कि 1976 में कनाडा की एंट्री हुई इस संगठन में, तो इसीलिए तब से इस संगठन को G7 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। शुरुआत में जब इसका गठन हुआ तब कनाडा नहीं था, मगर बाद में अगले ही वर्ष कनाडा जो है वो इस समुदाय का सभ्य बन गया, तो इसीलिए अब इसे G7 के नाम से जानते हैं। थोड़े वर्षों के पश्चात यानी इन द ईयर 1997 वन मोर कंट्री was added to this particular organization and that country was Russia. Russia became member of G7 in 1997. Then after it became the group of 8 powerful nations. So it was known as G8 till year 2014. Till year 2014. क्योंकि 2014 में रशिया को इस संगठन से निकाल दिया गया,
जो 1997 में सभ्य बना था, वो रशिया को अब 2014 में इसको निकाल दिया गया ड्यू टू द कंट्रोवर्सी ऑफ क्रीमिया। यूक्रेन जो कंट्रोवर्सी हुई और जिसमें रशिया के ऊपर पूरे विश्व में से आक्षेप लगे कि रशिया जो है वो छोटे छोटे राष्ट्रों की जगह को हड़प लेना चाहता है, रशिया की नीति विस्तारवादी है, रशिया इज फॉलोइंग एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो ऐसे कुछ आक्षेपों की वजह से रशिया को निकाल दिया गया। तो फिर से फ्रॉम 2014 इट बिकेम G7, इट बिकेम द ग्रुप ऑफ 7 प्लस G7 के 45 वर्ष के इतिहास में in the history of 45 years of this particular organization या this particular community, जो 45वां सम्मेलन था जो कि फ्रांस में हुआ था, वही एक सम्मेलन ऐसा था कि जिसमें किसी भी मुद्दे को लेके आपसी विवाद ना हुआ हो, आपसी मतभेद ना हुए और पूरा जो सम्मेलन था वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। ये प्रथम बार ऐसा हुआ था, वरना सिंस इट्स कमेंसमेंट प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है, 2 दिन की बैठक होती है प्रतिवर्ष। तो एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए हो, मतभेद नहीं हुए हो, आपसी मतभेद ना हुए हो और जो है तनाव ना पैदा हुआ हो। मगर इस बार यानी कि 2019 के सम्मेलन में जो फ्रांस में हुआ था, प्रथम बार इस पूरे समुदाय के इतिहास में ऐसा हुआ कि पूरा जो सम्मेलन था, पूरी जो बैठक थी वो शांतिपूर्ण रूप से खत्म हुई, आपसी मतभेद नहीं हुए। तो ये एक अपने आप में जानने वाली बात है। साथ ही में यही देखना है कि G7 का साइज क्या है। तो G7 एक बड़ा है, जैसे मैं मालूम है कि यह एक आर्थिक शक्तिशाली राष्ट्रों का समूह है, तो निसंदेह बड़ा तो होगा ही आर्थिक दृष्टि से, मगर अगर इसे आंकड़े के रूप में देखें तो 40% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी, पूरे विश्व में जो जीडीपी उत्पन्न होती है उसके 40% मात्र और मात्र G7 के सभ्य देशों के द्वारा होती है। साथ ही में अगर पॉपुलेशन की बात करें, देन इट इज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो रफली आज अगर 750 करोड़ की बात करें, 7.5 बिलियन की बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन में, तो यहाँ इन देशों में 75 से 80 करोड़ लोग बसते हैं, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सो दिस इज द साइज, इट्स क्वाइट बिग। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो अर्थतंत्र है, यहाँ के जो सभ्य अर्थतंत्र है, वे सारे बड़े हैं, सारे विकसित है, शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। चाहे वो अमेरिका की बात करें, हम कनाडा की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, या पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन देख लें, तो सारे शक्तिशाली राष्ट्र है। तो निसंदेह ये महत्वपूर्ण होगा ही। और आंकड़ों की दृष्टि से 40% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स जीडीपी comes from this particular organization या comes from the members of this particular organization, ये कहना उचित रहेगा। तो यही बात है। साथ ही हमें आगे ये भी देखना है कि यह जो G7 समिट्स है उसके कार्य क्या है। तो कार्य में तो ऐसा है, जैसे आपको मैंने बताया कि प्रतिवर्ष यह बैठक होती है 2 दिन के लिए। साथ ही यह एक अनौपचारिक संगठन है या समुदाय है, अनौपचारिक जिसमें आर्थिक वैश्विक मुद्दों पर तो बात होती ही है, मगर साथ ही में राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों को लेकर भी यहाँ चर्चा होती है। सामाजिक व राजनीतिक जो मुद्दे हैं या उसकी चुनौतियां हैं, उसके समाधान को लेकर भी यहाँ बात की जाती है। तो ये हमें याद रखना है कि ये मात्र और मात्र आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं, मगर साथ ही में राजनीतिक और सामाजिक
सभी प्रश्नों की, सभी मुद्दों की यहाँ चर्चा होती है इन सभ्य देशों के द्वारा। प्लस हमें यह भी देखना है कि जो यहाँ तय होता है, जो चीज़ें यहाँ तय की जाती है, वो चीज़ें सभ्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, सभ्य देश इससे बंधे नहीं है। यहाँ जो तय हुआ है उससे member states are independent. Member जो nations है, they are independent to follow their own policy. They are not bound by this particular agenda. जो समिट में जो बातें तैयार की जाती है, जिन बातों पर सहमति साधी जाती है, वे लागू करनी या नहीं, वो निर्णय लेने के लिए जो सभ्य राष्ट्र है वे स्वतंत्र है, वे स्वाधीन है, वे अपनी ओर से अपने इंटरेस्ट में जैसा चाहे निर्णय ले सकते हैं। इसकी कोई असर उनके निर्णयों के ऊपर नहीं पड़ सकती। कहने का तात्पर्य यह है। प्लस हमें यह भी देखना है कि जो सारे देश है, सभी देश वे चक्रीय पद्धति में वर्ष प्रति वर्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, साथ ही में अध्यक्षता के साथ मेजबानी भी करते हैं। अध्यक्षता, मेजबानी, यानी कि अगर 2021 में ये बैठक अगर इंग्लैंड में हो रही है, देन इंग्लैंड विल बी होस्टिंग एंड वही यजमान होगा, वही मेजबान होगा। तो इस तरह से कुछ मैकेनिज्म इस समुदाय का चलता है। प्लस हमें यहाँ यह भी देखना है कि इस समुदाय की शुरुआत जो है वो कुछ अलग से हुई थी, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी देशों के द्वारा यह संगठन की स्थापना हुई थी। और कुछ वैश्विक जो है दृष्टि से जो कुछ बड़े मुद्दे थे, भले ही आर्थिक मुद्दे थे मगर वैश्विक रूप से बड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ था। मगर धीरे धीरे आगे चलकर यह संगठन में राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चाएं होती रही। तो यह भी यहाँ हमें सुनिश्चित करना है। अमेरिका व सभ्य या आप कह लीजिए सहायक देशों के द्वारा तो ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। और उस समय के जो बड़े मुद्दे थे, जैसे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस है या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो उस समय उस दशक में बहुत ही चर्चित मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर उन मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए यह अमेरिका और उसके सहायक देशों के द्वारा, यानी कि बड़े बड़े अर्थतंत्रों के द्वारा ये संगठन का निर्माण हुआ था। प्लस अगर इसका मोटो देखें इस संगठन का, तो वो मोटो है कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज, यानी कि वे अपने आप को मूल्यों का संवर्धन कराने वाले बताते हैं। साथ ही इस संगठन के मूल्यों की बात करें तो लोकतांत्रिक मूल्यों, कानूनी व्यवस्था, मानवाधिकार, सतत विकास इत्यादि जो चीजें हैं, इत्यादि मूल्य है, ये इनके प्राथमिक उद्देश्य है, ऐसा इस संगठन के द्वारा दावा हो रहा है। और इसके कार्य में भी हमें देखते हैं कि कैसे ये इतने ऐसे अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। प्लस विश्व कल्याण की बात करते हैं, अन्याय को हटाने की बात करते हैं, तो ये सारे अच्छे मुद्दे हैं। तो यही बात है जी समिट एंड इट्स फंक्शन की। अब दूसरे पॉइंट पे आए तो यहाँ दो पॉइंट है हमारे सामने, एक है इंडिया एंड G7 और साथ ही में वे फॉरवर्ड। तो ये वैसे तो अलग अलग मुद्दे हैं मगर इसको साथ में रख के देख सकते हैं क्योंकि वे फॉरवर्ड में ही भारत का जो रोल है G7 में वो तय होने वाला है। क्योंकि वे फॉरवर्ड में आज समय की मांग है, G7 का जो स्ट्रक्चर है उसे रिस्ट्रक्चर करने की मांग है और इस रिस्ट्रक्चरिंग में भारत को इसकी सदस्यता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मैं मालूम है भारत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, साथ ही में आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। भले ही 1975 में जब इसका कमेंसमेंट हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब नहीं थी, तो इसका सभ्य पद हमें प्राप्त नहीं हुआ। मगर आज अगर G7 का रिस्ट्रक्चर हो, देन वी आर एलिजिबल, वी आर सुपर एलिजिबल टू गेट द सीट। तो यही बात हमें सुनिश्चित करनी है। तो इसीलिए हमने यहाँ दो मुद्दों को साथ में लेकर चलने की बात करी है। तो सबसे प्रथम G7 का रिस्ट्रक्चर। इस रिस्ट्रक्चर में इंडिया कैन बिकम मेंबर। प्लस अगर भारत के
जो है महत्व की बात करें, भारत की जो अहमियत की बात करें, तो हमें जो अतिथि का जो अवसर मिला है पिछले 2 समिटों से, यही अवसर इस बात की पुष्टि करता है कि भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत महत्वपूर्ण पूरे विश्व के लिए। यहाँ कोई 1-2 देशों की बात नहीं, मगर पूरे विश्व के लिए। और भावी समय में भारत को अगर G7 की सदस्यता मिले तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं रहनी चाहिए। ये हमें यहाँ आज सुनिश्चित करना है। तो इसीलिए भारत G7 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही G7 भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्लब है, क्लब ऑफ बिग शॉट नेशंस। तो इसमें भारत की हाजिरी अपने आप में भारत के लिए गौरवपूर्ण बात है। तो दोनों ही वाइस वर्सा है, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है इस पूरे संगठन का, इस पूरे समुदाय का रिस्ट्रक्चर करके। प्लस वे फॉरवर्ड में अन्य सारे मुद्दे भी है, जैसे आपसी मतभेदों को बाजू में रख के जो विश्व के आज जो है बहुत चिंतित मुद्दे हैं, बहु गंभीर मुद्दे हैं, उसके ऊपर हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना होगा। सभ्य देशों को, इस समुदाय के सभ्य देशों को ध्यान केंद्रित करना होगा। ये बात यहाँ नोंदनीय है कि भारत आज G7 का सभ्य नहीं है, मगर भविष्य में G7 के रिस्ट्रक्चर में भारत इसका सदस्य 100% बन सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। साथ ही सभ्य देशों को जो आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का, यानी कि क्लाइमेट चेंज का, उसको लेके इस समुदाय को बहुत ही अच्छा काम करना चाहिए, एक पहल करनी चाहिए, ताकि आगे का भविष्य जो है वो ग्रीन हो और जो विकास है वो सतत हो, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने कई सारी चीज़ें देखी, जिसमें सर्वप्रथम हमने G7 को देखा। पहले तो ये देखा कि आज न्यूज़ में क्यों है, प्लस G7 का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो देखने का प्रयास किया सिंस इट्स कमेंसमेंट। साथ ही हमने उसके फंक्शन देखे कि G7 के फंक्शन कैसे होते हैं, उसकी सदस्यता कैसी होती है, इत्यादि चीज़ें। प्लस भारत व G7 देखा, और साथ ही में हमने आगे की राह भी देखी और देखा कि क्या करना चाहिए इस संगठन को और बेहतर बनाने के लिए। और एक बात यहाँ है जो एक डीमेरिट के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, हालांकि ये हमारे एजेंडे का भाग नहीं है, मगर मुझे याद आ रहा है और थोड़ा महत्वपूर्ण भी लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट, देखिए पिछले कुछ वर्षों में G7 की जो महत्वता है वो कुछ कम हुई है, उसका प्रभाव कुछ कम हुआ, और उसका एक मेन रीजन ये है, एक मात्र तो नहीं बोलूंगा, एक मेन रीजन ये है कि भारत, चीन और ब्राजील का उदय, द एमर्जेंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड ब्राजील एज ए बिग इकोनॉमी, इसी बात ने अपने आप G7 की जो महत्वता है उसको कम कर दिया। खत्म तो नहीं किया, मगर कम जरूर कर दिया है, क्योंकि आज इन 3 देशों का अगर GDP मिला है कंबाइंड, then it becomes 40% of global GDP। तो यही आंकड़ा हमें इस बात की भी पुष्टि देता है कि एक कारण ये भी है GS की महत्वपूर्णता को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को थोड़ा सा जो है छोटा बनाने के लिए, कि आज भारत, चीन और ब्राजील भी बड़े अर्थतंत्र के तौर पर जो है बड़ा कद हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में G7 का जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो एक अनिवार्यता बन जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले ऐसे समसामयिक विषय के साथ कंटेम्प्रेरी रिसर्च के सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC।